डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है क्लब्स एंड सोसाइटीज़ और इसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, आइए ज़रा इसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आप बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पर उसी इनकम स्टेटमेंट को नाम दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्यों भाई? देखिए ज़रा गौर से देखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते थे। अगर आप गौर से देखें तो सर हम इनकम स्टेटमेंट में हम दो ही चीज़ें लिखते थे, अपनी इनकम लिखते थे और अपने एक्सपेंसेस लिखते थे। तो इसका नाम अगर देखें तो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें भी आपको अपनी तमाम इनकम और एक्सपेंसेस लिखने। तो बस उसी इनकम स्टेटमेंट को जो हमने सोल ट्रेडर में पढ़ी, जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ी, जो हमने कंपनी में पढ़ी, उसी इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पर बदल कर क्या नाम दे दिया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नाम दे दिया गया और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया गया। डेफिनेशन देखते हैं। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय अ नॉन ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। इट कंपेयर्स द गेन्स एंड एक्सपेंसेस टू कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप अपने तमाम गेन्स को, यानी तमाम रेवेन्यू को और तमाम एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं और जब कंपेयर करते हैं तो या तो गेन ज़्यादा होंगे या एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट यानी सरप्लस हो जाएगा और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको लॉस यानी डेफिसिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं कहा जाता बल्कि सरप्लस या डेफिसिट कहा जाता है। ये पहले लेक्चर में ही आपको बात बता दी गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? अपनी तमाम इनकम चाहिए यानी गेन चाहिए और अपने तमाम एक्सपेंसेस चाहिए। अब आइए ज़रा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओह, क्या क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ डाटा दिया गया है। सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव हुए 10,850, इंट्रेंस फी रिसीव हुई है $800, ये सारा डाटा वही है। प्रोसीड फ्रॉम शॉप सेल्स $4,000, कंपटीशन प्राइस $200, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल $30,000, टनाटन टनाटन टनाटन। अच्छा, कुछ चीज़ें ये यहाँ तक का जो डाटा था ना, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। पिछले से पिछले लेक्चर में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सारा डाटा वहीं से कॉपी किया गया। अब कुछ एडिशनल डाटा मैंने यहाँ पर और लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ये जो आपकी शॉप है, शॉप में कुछ सेल कर रहे होंगे ना, तो सेल करने से पहले आपने कुछ परचेज भी किया होगा। तो वो परचेज किया हमने $3,000 का, गुड्स परचेज किए शॉप के लिए $3,000 की। गुड्स में कुछ शॉप में कुछ बेच रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इन्वेंट्री भी होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास शॉप में $1,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री शॉप की $2,300। इसके अलावा मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 10% पर एनम, ठीक है भाई। रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो वो कहते हैं कि शॉप की अलग से इनकम स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है, और फिर आपसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ शॉप की इनकम स्टेटमेंट की। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो शॉप की इनकम स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपका बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बेसिकली आपका बिजनेस समझ लीजिए। तो बिजनेस में जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते थे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बनेगी। कैसे बनाते थे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट? सर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखते थे रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। तो शॉप से जो, अब सिर्फ शॉप की बात करनी, ये सिर्फ शॉप के लिए काम हो रहा है। शॉप से जो हमें रेवेन्यू आया है वो कितना आया? वो है $4,000, ये रहा। शॉप से जो हमने सेल की है वो $4,000 की हमने सेल की है, तो इसे मैंने लिखा रेवेन्यू या प्रोसीड फ्रॉम शॉप सेल्स $4,000। यानी कि जो आप सबसे पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखते थे रेवेन्यू, ये बेसिकली वो रेवेन्यू। फिर आप क्या करते थे? ज़रा गौर से देखिए, आप याद कीजिए। सर हम इसके नीचे लिखते थे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वही मैंने लिखा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है? सर हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर कितनी है? $1,000, वो हमने लिखी यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री $1,000, यानी मेरी शॉप में पहले से माल रखा है $1,000 का। फिर इसके अलावा हमने मजीद गुड्स परचेज की होंगी शॉप के लिए। जी सर बिल्कुल परचेज किए। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल $3,000 और परचेज किए, तो आप इसमें क्या कर देते हैं? सर हम इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया। $3,000 की गुड्स हमने परचेज की, 1,000 की गुड्स शॉप में पहले से रखी हुई थी, 3,000 की आपने और परचेज की, तो आपकी शॉप में कितनी गुड्स हो गई? $4,000 की। इसे हम प्यार से नाम देते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इस $4,000 में से आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? $2,300, यानी $4,000 का माल था, लेकिन अब ईयर के एंड में आपके पास $2,300 का माल अब भी आपके पास मौजूद है, यानी रखा हुआ है। अगर $4,000 में से $2,300 का अगर माल बच गया तो इसका मतलब बाकी का माल मैंने क्या कर दिया? शॉप से बेच दिया। जो माल बेच दिया उसी कीमत को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी? 1,700। ये चाहे तो आप इसके नीचे से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। और एक और तरीका है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक और खर्चा आप इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। कौन सा?
वेजेस टू शॉप असिस्टेंट, जो भी शॉप से रिलेटेड आपके मामला थे वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो शॉप से रिलेटेड एक मामला और है, वेजेस टू शॉप असिस्टेंट कितना है 1800, वो भी इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर ऐड नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, 1700 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 4000 में से 1700 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2300, ऐसा मेरा ख्याल है ना, हाँ 2300। और फिर उसमें से 1800 भी जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $500। तो फिलहाल मैंने दोनों को प्लस करके फिर यहाँ से माइनस कर दिया। आप पहले 1700 माइनस करें और फिर बाद में 1800 माइनस करें, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास $500। यानी इस शॉप से जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, $500 का आपको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी, 1700, पहले ये माइनस करके देखिए, आंसर आ जाएगा 2300। फिर इस 2300 में से ये जो शॉप असिस्टेंट को आपने वेजेस दिए, इसको माइनस करने के बाद 1700 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, लेकिन सिर्फ किसके, शॉप के एक्सपेंस को। तो शॉप का एक्सपेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वेजेस टू शॉप असिस्टेंट 1800। वो जब आप यहाँ से माइनस करेंगे 1800 तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 500। तो मैंने इन दोनों को प्लस करके एक साथ माइनस कर दिया, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट कितना आया हमारे पास शॉप से, $500। इसको माइंड में रखिएगा, बहरहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉप से होने वाला प्रॉफिट है हमें $500 का। अब यही प्रॉफिट चला जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चले अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये गलती से दोबारा कॉपी हो गया, खैर इसको आप छोड़ दीजिए, ये डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको गोली मारे आप। आइए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इनकम और फिर चाहिए हमें एक्सपेंडिचर, बस दो चीज़ें चाहिए। पहले आप हेडिंग डाल देंगे इसमें इनकम की। अब इनकम ढूंढते हैं, हमारी जो इनकम है वो क्या क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन के पैसे आपने रिसीव किए, और मैंने कहा था कि ये हमारी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए इनकम है। तो अपनी इनकम में शामिल कर दीजिए सब्सक्रिप्शन। कितने पैसे हैं इसके, $10,850। इसके अलावा आपको और भी कहीं से आमदनी आई है, जहाँ जहाँ से आमदनी आई है सब यहाँ पर लिखते जाइए। सर हमें शॉप से आमदनी आई है ना, प्रॉफिट फ्रॉम शॉप या प्रॉफिट ऑन शॉप, कितनी आमदनी आई है वहाँ से, $500 की, वो भी मैंने यहाँ पर क्या कर दी, शामिल कर दी। अच्छा, इसके अलावा आपने ये लिखा हुआ है कंपटीशन एंट्री फी रिसीव्ड, है ना। आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और कंपटीशन में आपने कहा कि भाई जो भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट लेंगे पहले उनको एंट्री फी देनी पड़ेगी। तो आपने वहाँ से एंट्री फी रिसीव की। जब रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आपके लिए क्या है सर, ये हमारे लिए इनकम है। तो आपको जो कंपटीशन से पैसे रिसीव हुए हैं वो कितने पैसे रिसीव हुए हैं, $800 आपको कंपटीशन की एंट्री फी से रिसीव हुए। लेकिन ये मैं आधी बात यहाँ लिख रहा हूँ, कंपटीशन से जो एंट्री फी रिसीव हुई है वो $800 की आपको एंट्री रिसीव हुई है, ठीक है। और इसी कंपटीशन के लिए आपने प्राइस भी दिया है, कंपटीशन प्राइस कितना है, $200। ये प्राइस के पैसे आपने लिए हैं या दिए, सर ये जो भी मेंबर प्राइस जीता होगा ये पैसे हमें उसे देने पड़े होंगे। ज़रा गौर से सोचिए क्या हुआ, आपने अपने सारे मेंबर्स से पैसे लिए कंपटीशन के, कितने पैसे लिए, $800। और फिर कोई एक मेंबर जीता, उस एक मेंबर को इसी में से $200 आपने निकाल कर दे दिया। देखा कितनी चालाकी की आपने, $800 आपने लिए हैं और $200 आपने इसमें से जो है वो दे दिए किसी को, किस नाम पे, कंपटीशन प्राइस के नाम पे। तो प्राइस के आपने पैसे कितने दे दिए, $200। तो आपके पास कितने बच गए सर, $600 हमारे पास बच गए। तो आपके लिए क्या है सर, ये हमारे लिए इनकम। कितनी इनकम बन गई आपकी, $600। तो कंपटीशन के अगेंस्ट $800 आए थे, $200 चले गए, तो आपके पास बचे कितने, 600। यानी मैं यूं कह सकता हूं कंपटीशन के अगेंस्ट मेरे पास नेट $600 आए। सब्सक्रिप्शन के पैसे 10,850 आए, शॉप से कितने पैसे आए, $500 आए, और कंपटीशन से नेट कितने पैसे आए, $600 आए। इन तीनों को मिला दिए तो सर हमारे पास आए हैं $11,950। तो हमें जो पैसा रिसीव हुआ, यानी जो आमदनी आई है हमारी इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल आमदनी बनती है हमारी $11,950। ये क्या लिखा आपने अभी, इनकम। अब मुझे चाहिए सारे क्या, एक्सपेंडिचर। तो इसके नीचे हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तमाम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस ढूंढते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया जी, बिल्कुल हो गया। कंपटीशन एंट्री फी हो गई। प्रोसीड फ्रॉम शॉप का जो भी मामला था वो पहले हल हो चुका। ये प्राइस भी यहाँ पर आपने लिख लिया। मोटर व्हीकल आपने परचेज किया, क्या ये एक्सपेंस है, नहीं सर, मोटर व्हीकल हमारे लिए नॉन करंट एसेट है, ये यहाँ पर नहीं आना। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ अपने एक्सपेंसेस चाहिए, जबकि ये हमारा नॉन करंट एसेट है, नहीं चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। वेजेस टू स्पोर्ट्स कोचेस, क्या ये एक्सपेंस है, बिल्कुल एक्सपेंस है। तो अपने एक्सपेंसेस में यहाँ पर शामिल कीजिए वेजेस टू स्पोर्ट्स कोचेस 2700। अच्छा जी, वेजेस टू शॉप असिस्टेंट, ये भी हमारा एक्सपेंस है, क्या ये भी शामिल करें, नहीं,
ये एक्सपेंस ऑलरेडी आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर चुके हैं, इसे आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। दोबारा यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब आपने एक ही एक्सपेंस को 2 बार रिकॉर्ड कर। तो शॉप से रिलेटेड जो भी मामला थे वो सारे मामला पीछे हल हो चुके हैं, उसका काम खत्म हो गया, उसको हल करके प्रॉफिट आप यहाँ लिख चुके हैं। तो अब शॉप का कोई भी मामला आपने नहीं लिखना। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस है, यहाँ शामिल करेंगे $1000। रेंट, ये भी एक्सपेंस है, यहाँ शामिल करेंगे $3500। गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब रिलेट करते हैं शॉप से, शॉप के मामला हल हो चुके हैं, छोड़ दीजिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट 30,000, इसका 10% निकालें तो बन जाते हैं $3000, डेप्रिसिएशन $3000। टोटल किया तो टोटल बनता है $10,200, यानी आपके जो तमाम एक्सपेंडिचर हैं, इन तमाम एक्सपेंडिचर का टोटल बनता है $10,200। अब ज़रा कंपेयर करते हैं, हमारी इनकम कितनी थी $11,950, जबकि एक्सपेंडिचर कितने हुए $10,200। इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, यानी आमदनी ज़्यादा और खर्चे कम है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया। दोनों को माइनस कीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। बस उस प्रॉफिट को प्रॉफिट का नाम नहीं देना, बल्कि क्या नाम देना है, सरप्लस फॉर द ईयर $1,750। तो आपका सरप्लस कितना बनता है $1,750। सरप्लस किस चीज़ को शो करता है, ये आपके प्रॉफिट को ही शो करता है। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम इस चैप्टर के अंदर क्या रखा गया है, सरप्लस रखा गया। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारे लिए क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट शो करती है, ये वही शो करता है। इनकम स्टेटमेंट में भी आप अपनी इनकम लिखते थे और एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पर भी आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ही लिख रहे हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट हम कहते थे जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, और क्योंकि हम यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो इसका नाम बदल के हमने रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।